तो हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पॉवर्टी एज अ चैलेंज का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम बेसिकली दो या तीन बातें जानने वाले हैं। द पहली चीज जानने वाले हैं वो ये है सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है। दूसरी चीज जानने वाले हैं वल्नरेबिलिटी क्या होती है और पॉवर्टी से कैसे रिलेटेड है। और तीसरी चीज जो है वो हम जानेंगे पॉवर्टी लाइन, मतलब कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन पॉवर्टी के अंदर आता है और पॉवर्टी के अंदर कौन नहीं आता है। तो सबसे पहले उसके पहले ये जान लेते हैं कि पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं। पॉवर्टी को सोशल साइंटिस्ट कैसे देखते हैं। तो पॉवर्टी को अगर देखा जाए तो सोशल साइंसेज का देखते हैं तो सोशल साइंसेज बेसिकली पॉवर्टी को बहुत, वैसे तो डायमेंशन बहुत सारी हैं, जो कि जैसे हमने कल पढ़ा कि हंगर भी है एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से जो हम कह सकते हैं कि कोई गरीब है, या फिर अच्छे कपड़े ना होना भी हम कह सकते हैं कि गरीबी को दिखाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि फूड ना मिलना, या फूड मिलना जैसे हंगर में ही आ जाता है, और जॉब्स नहीं होना, या फिर अच्छा सैनिटेशन नहीं होना, या वाटर जो है वाटर की क्वालिटी अच्छी नहीं मिल पा रही है, तो इस सबको हम कहते हैं कि पॉवर्टी दिखा रहा है। उसमें से कुछ इंडिकेटर्स ऐसे होते हैं जो सोशल साइंटिस्ट देखते हैं, वो बेसिकली देखते हैं इनकम एंड कंजम्पशन लेवल पे। इनकम एंड कंजम्पशन का मतलब, कंजम्पशन लेवल का मतलब ये है कि कमाते कितना है और खर्चा कितना है। अब सपोज करते हैं कि महीने की सैलरी है 1,000 और खर्चा निकलता है 1,500 का। तो कमा रहे हैं 1,000, खर्चा है 1,500 का। तो अगर इतने कमाई में आप इतना खर्चा तो नहीं कर सकते, जो बेसिक नीड है खर्चे की वो इतना क्योंकि इतनी कमाई नहीं है, इनकम उतनी नहीं है और कंजम्पशन हमारा ज्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई फिर तो पॉवर्टी होनी है। और अगर कह दें कि भाई कमाते हैं अपन 10,000 यानी 10,000 और कंजम्पशन है हमारा फिर भी 1,500, तो अब कमा कंजम्पशन से निकल जाएगा और फिर 10,000 बहुत होती है, तो फिर हम फालतू खर्चे करेंगे, मतलब जाहिर सी बात है हम अमीर हो सकते हैं, इसे ही रीजन है हमारी अमीर होने का। तो सोशल साइंस बेसिकली इसी से देखते हैं कि आपका इनकम कितना है और आपका कंजम्पशन कितना है। ठीक है। बाकी इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि एक इलिटरेसी हो सकता है, आप इलिटरेट हो, इसके तरह से भी देखा जाता है कि आप इलिटरेट होंगे तो जाहिर सी बात है आपके गरीब होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो पिछले लेक्चर से भी पढ़ा, पिछले से भी बताया। या फिर लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, मतलब आपको इलाज कराने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, आप अगर बीमार पड़ते हैं आप अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं, जो कि इनकम आपकी बहुत कम है, तो ये भी एज अ इंडिकेटर है जो दिखाता है आप पॉवर्टी के लाइन में आते हो। और जैसे मैंने बताया लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, मतलब आपके पास अपॉर्चुनिटी जॉब की नहीं है। क्यों नहीं है? जाहिर सी बात, आप इलेक्ट्रेट हो तो आप बहुत सारी जॉब है जो नहीं कर सकते, जैसे आईटी सेक्टर में जॉब नहीं कर सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते हैं, टीचर नहीं बन सकते हैं। तो लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए कम हो जाती है। और गरीब हो, इलिटरेट क्यों है उसका भी रीजन है, इनकम कम थी तो स्कूल नहीं जा पाए। और सैनिटेशन सेफ ड्रिंकिंग वाटर तो बता ही दिया। इसके बाद ये था पॉवर्टी एज सीन बाई सोशल साइंटिस्ट। अब एक टर्म आता है, टर्म है सोशल एक्सक्लूजन। अब ये सोशल एक्सक्लूजन क्या है ये समझ लेते हैं। सोशल एक्सक्लूजन का मतलब है कि जनरली क्या होता है, जो भी हमारे आसपास जो गरीब लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग सोसाइटी में रहते हैं। जनरली वो और उन लोग के साथ नहीं रहते हैं जो अमीर है या अच्छे घरों से आते हैं, वेल ऑफ फैमिली के हैं, उनके साथ गरीब उनके आसपास नहीं रहते हैं। एक अलग से किसी शहर के किनारे पे एक झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मतलब सोशली एक्सक्लूडेड होते हैं। जो अपॉर्चुनिटी सबके लिए खुले हैं वो उनके लिए नहीं होती हैं, ना ही उस तरह के लोग उनके पास रहते हैं, मतलब जो पुअर लोग हैं वो पुअर लोगों के साथ ही रहते हैं और भी। और जो वेल ऑफ पीपल होते हैं उनके आसपास भी जो पीपल होते हैं वेल ऑफ होते हैं। जैसे कि अगर एक लॉयर है उसके आसपास भी कोई ना कोई अच्छे लोग ही होंगे, जैसे डॉक्टर्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे। लेकिन जो पुअर है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बात करें, तो जहां भी वो रहते होंगे मोस्टली वहां पे देखा जाएगा कि आसपास मोस्टली कंस्ट्रक्शन वर्कर ही रहते हैं या अलग अलग डेली वेज वर्कर्स ही मिलते हैं। तो ऐसे में हम कहते हैं कि ये है सोशली एक्सक्लूडेड, मतलब समाज से बिल्कुल, सोसाइटी से बिल्कुल दूर हैं ये लोग। ठीक। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन, जैसा कि बुक में लिखा है, सोशल एक्सक्लूजन कैन बी बोथ कॉज एज वेल एज कंसिक्वेंस। सोशल एक्सक्लूजन दोनों हो सकता है, कॉज भी और कंसिक्वेंस। मतलब क्योंकि आप सोशली एक्सक्लूडेड हैं, वेल ऑफ लोगों के साथ नहीं रहते हैं, मतलब संगति आपकी अच्छी नहीं है, गरीबों के साथ रह रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है गरीब जैसे ही रहोगे या गरीब ही रहोगे। तो ये हो सकता है कि आप क्योंकि सोशली एक्सक्लूडेड हो तो आप गरीब हो, या फिर आप गरीब हैं इसीलिए आप गरीबों के साथ रह रहे हैं। तो सोशल एक्सक्लूजन दोनों में आता है। एक कॉज भी है पॉवर्टी का एंड दूसरा है
पॉवर्टी के वजह से, यानी पॉवर्टी का कंसिक्वेंस, पॉवर्टी का रिजल्ट भी है कि आप सोशली एक्सक्लूडेड हैं। इसके बाद आप चूंकि सोशली एक्सक्लूडेड हैं तो आपको क्या नहीं मिलेगा, बेसिक फैसिलिटीज जो बाकी लोग को मिलती हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, जो बेनिफिट्स आपको मिल रहा है वो आपको नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज जो मिल रही हैं बाकी लोग को वो आपको नहीं मिल सकती, जो लोगों को बेटर तरीके से मिल रही है, जो आपसे बेटर है, जो ज्यादा इंजॉय करते हैं। जैसे कि आप मॉल नहीं जा रहे हो, आप आसपास पार्क में घूमने नहीं जा पाते, आपके पास टाइम नहीं है, तो जो बाकी लोग कर रहे हैं वो आपके पास नहीं हो सकता, क्योंकि आप सोशली एक्सक्लूडेड हैं। और क्यों है सोशली एक्सक्लूडेड, उसका रीजन है क्योंकि आप पुअर। इसके बाद एक एग्जांपल जैसे लेते हैं कास्ट सिस्टम का। तो कास्ट सिस्टम है इंडिया में, वो भी यही दिखाता है कि वो भी मोस्टली देखा जाता है सोशली एक्सक्लूडेड होते हैं। जो भी कोई, जो हम मानते हैं वैसे कि जो कोई भी अदर कास्ट के व्यक्ति हैं जिनको हम निचली कास्ट भी कहते हैं, आप उनके साथ काम नहीं करना पसंद करते, मोस्टली जो देश में रहता है। जैसा कि ये गलत बात है, बट जनरली होता है, उनके साथ लोग काम नहीं करते, या फिर आपको घर में कोई काम के लिए रखना है तो आप उनको नहीं रखते। तो उसका रीजन है, तो इसकी वजह से वो गरीब रह जाते हैं, और आप उनके साथ सोसाइटी में रहना पसंद भी नहीं करते हैं, जनरली देखा जाता है। तो फिर वो लोग अलग सोसाइटी में रहते हैं। तो एक बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे कास्ट सिस्टम की वजह से कुछ सर्टेन कास्ट के लोग यहाँ पे सोशली एक्सक्लूडेड होते हैं, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। सब फॉर सपोज मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी के घर में पढ़ाता हूँ मान लीजिए, तो अब मैं जिसके घर में पढ़ाता हूँ, अब चूंकि आई एम ब्राह्मण, तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बट मेरी जगह कोई ऐसी कास्ट का होता है जिनसे लोग पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, तो भले ही मैं अच्छा पढ़ाऊं बट वो लोग मुझसे नहीं पढ़वाएंगे। यानी कोई और व्यक्ति है जो मेरे जैसे पढ़ा सकता है, लेकिन उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जो मुझे मिल रही है, जबकि हम दोनों सेम ही पढ़ा सकते हैं। तो ये दिखाता है यहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन। ठीक, तो यही लिखा है, सोशल एक्सक्लूजन दस मे लीड टू बट कैन कॉज मोर डैमेज देन हैविंग अ वेरी लो इनकम। मतलब एक इनकम कम होना तो एक पॉवर्टी का कारण बन जाता है, बट सोशली एक्सक्लूडेड होना भी पॉवर्टी दिखाता है या पॉवर्टी का कॉज बन जाता है। इसके बाद आता है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब है असुरक्षित लोग। असुरक्षित मतलब कि वल्नरेबिलिटी मतलब अगर कुछ भी होगा, मान लीजिए कोई भी डिजास्टर आता है, यानी अर्थक्वेक आता है या फिर सुनामी आ जाती है, तो कुछ पर्टिकुलर लोग उस चीज से ज्यादा अफेक्ट होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कोरोना। जब कोरोना आया तो जो लोग अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे या कोई अच्छी बड़ी जॉब कर रहे थे, उनको कोरोना से कोई दिक्कत ज्यादा नहीं हुई। घर में जाके वो लोग घर में एंजॉय कर रहे हैं, जैसे सेलिब्रिटीज थे हमारे टाइम पे जो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे कोरोना को। लेकिन सबसे ज्यादा कोरोना अफेक्ट कर रहा था डेली वेज वर्कर्स, क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा, डेली की कमाई से ही उनका घर चलता है और उनको काम नहीं मिल रहा कोरोना की वजह से, तो उनको वो ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लिए हो सकता है बड़ी अच्छी चीज हो, बट किसी को वो ज्यादा अफेक्ट कर दे। हो सकता है मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक आने से आपका पूरा घर टूट गया और आसपास के लोगों के घर टूट गया, लेकिन अगर आप वेल ऑफ फैमिली से थे, आपके पास इतना पैसा है कि आप दोबारा घर बनवा लोगे, तो आप उतना अफेक्ट नहीं होगी जितना कोई गरीब व्यक्ति है जो दोबारा घर नहीं बनवा सकता है, क्योंकि उसके पास बड़ी मुश्किल से उसने ये घर बनाया था, जो भी वो वैसे भी कच्चा था। तो वो ज्यादा अफेक्ट होगा, वो गरीब था और भी ज्यादा गरीब हो जाएगा, हो सकता है उसके पास खाने के लिए ही ना मिले, भीख ना मांगनी पड़ सकती है। तो वल्नरेबिलिटी के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे कि बैकवर्ड कास्ट के लोग भी हो सकते हैं, या विडोज हो सकती हैं वल्नरेबल ग्रुप में, या फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन। जाहिर सी बात, जैसे अगर समझ लीजिए अर्थक्वेक आता है, सुनामी आता है और भागने की जरूरत पड़ती है, तो जो हैंडीकैप पर्सन है वो नहीं भाग पाएंगे, और आप जिसको बिल्कुल स्वस्थ हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, आप आराम से भाग लोगे। तो ये जो अर्थक्वेक है उनको ज्यादा अफेक्ट करेगा, उनकी लाइफ को ज्यादा मुश्किल में डाल देगा, तो इनके लिए जो लाइफ है वो ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक। और तो एक सोशल एंड इकोनॉमिक एबिलिटी, दोनों को हैंडल करने में इनको प्रॉब्लम होती है। एक तो वैसे ही इनकम कम है, प्लस सोशली भी शायद एक्सक्लूडेड हो सकते हैं ये लोग, तो दोनों में ही इनको दिक्कत आती है, यानी ये लोग वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं। वल्नरेबल ग्रुप का मतलब है कोई भी चीज हो रही है इनको ज्यादा अफेक्ट कर रही है, बुरी चीज खासकर। ठीक है। इसके बाद वल्नरेबिलिटी के बाद आते हैं पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन है एक कॉमन मेथड जिससे हम मेजर करते हैं पॉवर्टी, कोई पॉवर्टी के अंदर कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए एक सबसे बेहतर तरीका है कि आप किसी का कंजम्पशन लेवल देख लीजिए, या फिर और इनकम देख लीजिए, इनकम कितनी है और कंजम्पशन कितना है, उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि पॉवर्टी में आता है कि नहीं आता है। बट ये कंजम्पशन कैसे डिसाइड करेंगे? तो कंजम्पशन कंजम्पशन में हम देखते हैं कुछ
बेसिक नीड्स, कंजम्पशन में हम देखते हैं कुछ बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स का मतलब है कि आपके लिए बेसिक नीड क्या होगी। ये जो बेसिक नीड्स हैं ये अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में बेसिक नीड है कार। मतलब यूएसए में कोई है और उसके पास अगर कार नहीं है, यूएसए में अगर किसी के पास कार नहीं है तो उसको कहा जाएगा वो वहां पे पुअर है। यूएसए में जिसके पास कार नहीं है वो वहां पे पुअर माना जाएगा। और अगर यही चीज हम इंडिया की बात करते हैं तो कार होना, अगर किसी के पास कार है तो मतलब उस वो लग्जरी है, कार होना बहुत अमीर आपको दिखाता है। तो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है कि आपके यहाँ बेसिक नीड्स क्या है। तो हमारी कंट्री में बेसिक नीड्स क्या हो सकती हैं वो अलग चीज है, किसी और कंट्री में बेसिक नीड्स क्या है वो अलग है। तो हमारी कंट्री में बेसिक नीड्स क्या है, तो हमारी कंट्री की बात करें अगर, हाँ, और साथ में साथ टाइम पे भी डिपेंड करेगा बेसिक और इनकम खासकर, क्योंकि हर साल क्या होता है जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है कि मान लीजिए आप हर हर मंथ 10,000 रुपीज कमाते हैं, ओके, और 10,000 का जो भी सामान आता है आपको वो मतलब आपको मंथली 8,000 में आपका महीने भर का खर्च चल जाता है। बट अब अगले साल क्या हुआ, हर महीने आप फिर से 10,000 ही कमा रहे हो, बट जो महंगाई के कारण जो सामान आपका 8,000 रुपीज में आ रहा था, अब महंगाई समझ लीजिए थोड़ी बढ़ गई तो अब आ रहा है 12,000। अब वो चूंकि 12,000 में आ रहा है तो आपके पास इतना मनी नहीं है कि आप खा पड़ ही पाओ। तो इनकम भले ही आपकी होती रही बट क्योंकि इन्फ्लेशन हाई हो गई तो ये जो मेजर है ये चेंज हो जाए। तो ये जो पॉवर्टी लाइन के मेजर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं टाइम के हिसाब से एंड कंट्री के हिसाब से। अब बात आता है कि ये जो हमारे इंडिया में बेसिक नीड्स क्या है। तो इंडिया में जो बेसिक नीड्स हैं वो है क्या, एक तो सबसे नंबर वन पे फूड रिक्वायरमेंट, मतलब खाने के लिए चीजें तो चाहिए, प्लस क्लॉथिंग एक हमारा बेसिक नीड है, फुटवियर, प्लस आप आस पास कहीं जाते हैं तो फ्यूल भराना है तो फ्यूल भी आपका आता है, एंड लाइट, एजुकेशनल एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट। ये सब हमारे लिए क्या है, वो चीजें हैं जो हमारे लिए जरूरी है। बट सवाल ये है कि इन चीजों से हम कैसे पता लगाएंगे कि किसी के पास चीजें अवेलेबल है कि नहीं। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम सिर्फ प्राइस गिन लेते हैं। तो इंडिया में सबसे पहले बताता हूँ आपको कैसे किया जाता है पॉवर्टी लाइन का, पॉवर्टी लाइन कैसे बनाई जाती है। तो देखिए इंडिया में हम मान के चलते हैं ये सब चलता है कैलोरी रिक्वायरमेंट से, मतलब एक पर्सन को कितनी कैलोरीज जरूरी है, कैलोरीज मतलब एनर्जी। तो एनर्जी कितनी जरूरी है तो उसको खाने से मिलेगी। तो क्या क्या खाते हैं जैसे इंडिया में, सबसे पहले जैसे खाएंगे कुछ फूड आइटम्स जैसे कि हो गया सीरियल्स खाते हैं, पल्सेस खानी है, वेजिटेबल्स लेंगे आप, मिल्क तो खाना ही खाना है, ऑयल तो यूज होता ही है, शुगर यूज होता है। तो हम कुछ नहीं करते, हम जैसे कि हम क्या करेंगे देखिए इंडिया में क्या होगा, एक पर्सन के लिए हम काउंट कर लेते हैं कि मान लीजिए सीरियल्स है, मान लीजिए तो सीरियल्स देख लेंगे कि पर डे सीरियल्स का 100 रुपए के सीरियल्स को खरीदेगा तो 100 रुपए में सीरियल्स एक लोग का चल जाएगा। जैसे कि और पल्सेस की बात करें तो पल्सेस मान लीजिए 100 रुपए की पल्सेस हो गई तो 100 रुपए की पल्सेस आदमी ले लेगा। इसके बाद आपका हो गया मिल्क, तो मिल्क डेली का 60 रुपीज लीटर मान लीजिए। तो 1 लीटर को अगर समझ लेते हैं एक इंडिविजुअल को 1 लीटर की जरूरत है। मिल्क के बाद जैसे कि आपका ऑयल हो गया, तो मान लीजिए एक दिन में किसी को ½ लीटर ऑयल लगता होगा तो मान लेते हैं 80 रुपीज। तो और भी चीजें मान के जो भी कैलकुलेट करके मान लेते हैं आंसर जो आता है समझ लीजिए 800 रुपीज आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी इंडिविजुअल इंडिया में 800 रुपीज कमा रहा है तो मतलब वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है, मतलब गरीब नहीं है, क्योंकि वो ये सब चीजें जो ये हमें दी हुई हैं, क्या दिया हुआ है, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, ऑयल, जो भी फूड रिक्वायरमेंट है उसकी वो पूरी हो जाए। बट अगर उससे कम कमाता है तो वो पॉवर्टी के अंदर आता है। अब ये डाटा इंडिया में क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में पहले तो देख लेते हैं कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है। तो इंडिया में जो रूरल एरियाज है मतलब गांव के एरियाज हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है 2400 कैलोरी, और जो अर्बन एरियाज हैं उनके लिए 2100 कैलोरी। मतलब कैलोरीज का मतलब इतना सारा फूड उनको चाहिए, इतनी फूड से इतनी एनर्जी उनको चाहिए। अब ये अलग अलग क्यों है भैया, अर्बन के लिए है 2100 और रूरल के लिए है 2400। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो रूरल एरियाज में लोग हैं वो ज्यादा मेहनत का काम करते हैं, उनका फिजिकल वर्क ज्यादा है, जैसे कि फार्मिंग करना है या फिर कुछ वर्क करना है, लेबर का वर्क है, तो उनको जो है खाना ज्यादा चाहिए,
तो उनके लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। जबकि अगर अर्बन एरियाज की बात करें तो अर्बन एरियाज में क्या होगा, बैठ के काम करना है जनरली माइंड का काम, तो कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए हमने कैलोरी रिक्वायरमेंट थोड़ा कम रखा हुआ है। तो ये किसका है, ये है अर्बन का, और ये किसका है, ये है रूरल का। इसके बाद आते हैं ये कैलोरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें पैसे कितने चाहिए होंगे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड करके रखा है कि अगर आप अभी जो ये जो प्राइजेस हैं, ये जो कैलोरीज हैं, इसके लिए प्राइजेस डिफर होते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे ये प्राइस फिर से रिकंसिडर किए जाएंगे और फिर से ये प्राइस बढ़ा जाएगा। तो फिलहाल जो प्राइस है बुक के हिसाब से चल रहा है वो है रूरल के लिए 816 रुपीज, मतलब ये 24 कैलोरीज हैं रूरल एरिया में, ये आ जाएंगे 816 रुपीज की, और अर्बन एरियाज में ये आ जाएंगे आपकी 1000 रुपीज। अब सवाल फिर से यही है कि अर्बन में कैलोरीज कम है बट प्राइस ज्यादा है, रूरल में कैलोरीज ज्यादा है बट प्राइस कम है। रीजन, जो रूरल एरियाज है वहां सामान सस्ता मिल जाता है, जबकि अर्बन एरियाज में सामान महंगा मिलता है। डेट्स वाई कैलोरी भले ही कम है लेकिन मनी आपको अर्बन एरिया में ज्यादा चाहिए, लेकिन रूरल में खर्चे इतने नहीं होते हैं, तो अर्बन रूरल एरियाज में आपको पैसा कम लगेगा। ठीक, इसके बाद ये जो प्राइजेस हैं, ये मैंने बताया जैसे कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी ये प्राइजेस रिकंसिडर किए जाएंगे। बट अब बात आती है ये कैसे रिकंसिडर होते हैं, तो गवर्नमेंट सर्वे कराती है। सर्वे कौन करता है, सर्वे करता है आपका एनएसएसओ। एनएसएसओ क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये एवरी 5 ईयर्स में सर्वे कराता है, जिससे हम पता लगाते हैं कि अब कितना प्राइस बढ़ गया है और कितने लोगों को कैलोरी की नीड्स हैं अभी, उस हिसाब से कैलोरी की नीड्स एंड प्राइस हर बार हर 5 ईयर्स में रिकंसीडर कर दिए जाते हैं। तो फिलहाल इतना है, आगे जाके इन्फ्लेशन और होगी तो और बढ़ाया जाएगा ये प्राइस। तो अभी के लिए कितना है कि अगर हम एक 5 लोग की फैमिली कंसिडर करते हैं कि एक अर्बन एरिया में 5 लोग हैं, तो अगर वो 5000 कमाते हैं, ये 5000 किसका है, पर मंथ का। 5000 है पर मंथ का, पर डे का नहीं है, ये 5000 पर मंथ का है, वो 1000 भी पर मंथ का ही था। तो 5000 पर मंथ 5 फैमिली का एक जो घर में आता है, जो जिसमें एक लोग का 8000, तो 5 लोग का 5000। तो अगर 5 लोग की फैमिली है और 5000 आप कमाते हो, इसका मतलब है कि आप पॉवर्टी लाइन के ऊपर हो, और अदरवाइज आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो। ठीक है, इसमें एक और बात यह है कि वर्ल्ड वर्ल्ड लेवल पे भी, अभी तो इंडियन लेवल पे था, वर्ल्ड लेवल पे वर्ल्ड बैंक भी एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया हुआ है कि अगर आपकी पर डे कोई पर्सन $1.90, $1.90 मतलब लगभग 150 रुपीज होता है, वो सही, $1.90 अगर पर डे किस कोई पर्सन कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। ठीक, इंडियन रुपीज की बात करें तो लगभग 150 रुपीज होता है। तो वैसे ये तो यूनिट काफी बड़ा है, लेकिन ये वर्ल्ड वर्ल्ड का है, क्योंकि वो एवरेज दिखा है कंट्री का, डेवलपिंग कंट्रीज डेवलप कंट्री के हिसाब से वो एक एवरेज है। बट इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपको पर मंथ एटलीस्ट आपको चाहिए 1000 रुपीज इंडिविजुअल के लिए, तब जाके पॉवर्टी लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।